हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू बेसिक्स ऑफ अकाउंट सीरीज। आई होप आप फॉलो कर रहे हो और वीडियो लाइक कर रहे हो। चलिए, तो हमने लास्ट पार्ट में बेसिस या सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग मैंने बताया था, दो टाइप्स हैं और फंडामेंटल क्या डिफरेंस है। इस पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट्स कि अकाउंटिंग में कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, कुछ कॉन्वेंशंस होते हैं, तौर तरीके होते हैं जो फॉलो होते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, वो कोई लॉ नहीं है, वो कोई साइंस नहीं है, वो कोई मैनेजमेंट नहीं है, वो कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। अकाउंटिंग एक आर्ट है तो उसका एक तरीका होता है, ठीक है। तो आर्ट होने की वजह से कुछ तौर तरीके हैं, कन्वेंशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स के नाम से। सबसे पहला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है। जो अजम्पशंस हैं, तीन बेसिक अजम्पशंस होते हैं: गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और अक्रूवल कंसेप्ट। अजम्पशन का पहले समझ लेते हैं क्या होता है। अजम्पशन का मतलब है कि हम मान लेंगे कि आप ऐसा कर रहे हो अकाउंटिंग के दौरान। जैसे आप सीएस या सीए के स्टूडेंट हो तो मैं मान के चलता हूं कि आप अपने करियर के बारे में सीरियस हो। मजाक मस्ती में तो कोई इतना प्रोफेशनल कोर्स करता भी नहीं है, तो वो एक अजम्पशन होता है कि यार सीए कर रहा है, सीएस कर रहा है तो सीरियस है करियर को लेके। सीरियस नहीं होता तो बीकॉम कर रहा होता, कॉलेज में मस्ती मार रहा होता, बीबीए कर रहा होता, 4-4 5-5 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते उसके। तो समझ रहे हो, जब मेरे सामने कोई सीए सीएस बोलता है कि मुझे करना है या मैं कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली मैं कुछ अजम्पशन ले लेता हूं। समझ रहे हो। वैसे ही अकाउंटिंग में जब आप अकाउंट्स कर रहे हो, जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हो, फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, हिसाब किताब बना रहे हो, तो कुछ अजम्पशंस उसको बनाने से रिलेटेड लिए जाते हैं, ठीक है। तो बताना नहीं पड़ता कि मैं ऐसा कर रहा हूं, तो आपको भी बताना नहीं है कि हाँ मैं बहुत पैशनेट हूं, मुझे पढ़ाई करनी है। मुझे पता है भाई, तुम सीए या सीएस कर रहे हो तो सीरियस हो लाइफ में, तुमको कुछ करना है, करियर बनाना है, ठीक है। तो ये चीजें बतानी नहीं पड़ती। तो वैसे ही क्या क्या अजम्पशंस हैं। पहला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कि कहीं ना कहीं आपको बिजनेस की लाइफ क्या है ये कुछ अज्यूम करना पड़ेगा कि आप कितने सालों तक बिजनेस करने वाले हो। कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन जरूरी है। अकाउंटिंग में काफी एरियाज ऐसे आएंगे जहां पे आपको फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है, तो वहां लाइफ कितनी होगी इसका एक जजमेंट आपको लेना पड़ता है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि हम मानेंगे कि बिजनेस की बहुत लंबी लाइफ है। इनडेफिनेट मतलब बहुत लंबी लाइफ है, कोई ऐसा फाइनाइट लाइफ नहीं है, कोई फिक्स लाइफ नहीं है, बहुत कम लाइफ नहीं है, लंबे समय तक आप बिजनेस करने वाले हो, ऐसा मान के हम अकाउंटिंग करते हैं। तो वो होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कि बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है, चलते रहेगी, सालों साल चलते रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगी, ठीक है। तो बंद नहीं होगी, नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाली है, ऐसा हम मानते हैं। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज एन अजम्पशन रिलेटिंग टू लाइफ ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो हम मानते हैं कि वो इनफाइनाइट है, उसको मतलब एक नंबर आप नहीं दे सकते जब तक आप जिंदा हो या पीढ़ी दर पीढ़ी आप ये बिजनेस करने वाले हो। अब इससे फर्क पड़ता है कि सिंपल एक एग्जांपल आएगा कि आपने कोई एसेट खरीदा, आपने मशीन खरीदी या आपने बिल्डिंग खरीदी। अब बिल्डिंग की लाइफ कितनी होगी वो तो आप अंदाजा लगा सकते हो, बिल्डिंग को आप कितने साल यूज करोगे। पर कैसा है ना, हर चीज जो है, अब बिल्डिंग अगर 100 साल तक है, अब जरूरी थोड़ी कि आपका बिजनेस भी 100 साल तक चले। हो सकता है आपका बिजनेस और उससे पहले भी खत्म हो जाए। आपकी मशीनरी है वो 25 साल चलेगी, पर आपका बिजनेस कितने साल चलेगा वो भी तो मायने रखता है ना। समझ रहे हो। तो अलग अलग एसेट की अलग अलग लाइफ होती है। अब उस वो आपके लिए क्या वैल्यू रखती है, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आता है कि आपकी लाइफ, बिजनेस की लाइफ कितनी है। कोई भी चीज को आप किस नजरिए से देखोगे। अब ये नजरिए का क्या फर्क पड़ता है। जैसे हम, आई डोंट नो वो एग्जाम्पल सही रहेगा कि नहीं देना, बट देख लेंगे। तो भाई अगर आप हट्टे कट्टे हो तो आप देखो लाइफ अलग तरीके से जीते हो, क्योंकि आपको पता है भाई एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 50-60 साल 70 साल तक नॉर्मली आप जीते हो। आपको थोड़ी लगता है कि आप अगले साल मरने वाले हो, तो आप एक अलग लाइफ से जीते हो। आप गोल सेट करते हो, इतने साल में ये बनना है, फिर ये करना है, फिर घर लेना है, फिर ये करना है। तो एक आप एक
समझ रहे हो, एक अलग नजरिए से जीते हो। पर अगर कल आपको कोई पता चला है कि आपको दुर्भाग्यवश कैंसर हो गया, या आपको ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, या उसमें ठीक होने के चांसेस बहुत कम है, भगवान ना हो कि आपके साथ ऐसा हो, बट कैंसर आसपास आप देखोगे तो काफी लोगों को आजकल हो रहा है। तो अब आप एक कैंसर पेशेंट के हिसाब से सोचो। आई नो ये अजम्पशन, मतलब ये एग्जाम्पल ही गलत है, बट थोड़ा सा जो क्लिक हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आपको पता है कि आप कुछ ही साल में हो सकता है कि न रहो, तो आपका देखो नजरिया जिंदगी को लेके पूरा बदल जाएगा, कंप्लीट 360 डिग्री टर्न। वैसे ही अगर आपको पता है कि आपका बिजनेस 1-2 साल में बंद होने वाला है, तो वही चीजों को देख के आपका नजरिया बदल जाएगा। बिल्डिंग भले 50 साल की है, अरे पर आपका तो बिजनेस बंद होने वाला है, आप तो उसको मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करने की सोचोगे ना, कि मैं 2 साल बाद बेचूंगा तो कितना मिलेगा, मशीनरी 2 साल बाद बेचूंगा तो कितने की बिकेगी, मैं उस पे उसको वैल्यू करूंगा, सेल वैल्यू पे। लेकिन अगर आपका बिजनेस बहुत लंबा है, तो आपके मन में बिल्डिंग बेचने का ख्याल ही नहीं आएगा। मैं बिल्डिंग बेचूंगा ही क्यों भाई, मेरा धंधा तो लंबा चलने वाला है, मैं बिल्डिंग बेचने के लिए थोड़ी खरीद रहा हूं, मैं तो वापरने के लिए खरीद रहा हूं, तो मैं उसकी सेल वैल्यू को कंप्लीटली इग्नोर करूंगा। तो ये फर्क पड़ता है। जैसे आप गोल्ड पहनने के लिए लेते हो, आप उसकी देखते हो क्या क्या मार्केट वैल्यू चल रही है, चलो बढ़ गया है बेच देता हूं, ऐसा होता है क्या? गोल्ड जो हम यूज करने के लिए खरीदते हैं, क्या उसकी सेल वैल्यू हमको अफेक्ट करती है? नहीं करती है। जो घर में आप रहते हो, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई तो क्या बेच डालोगे? नहीं, उसकी सेल वैल्यू हम सोचते ही नहीं, क्योंकि वो तो हमारा घर है ना, वहां तो हमको रहना है। वैसे ही ये नजरिए का एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो लाइफ ऑफ बिजनेस हम क्या मान के चलते हैं? इनफाइनाइट। तो क्योंकि हमारा बहुत लंबा बिजनेस है, हम जो एसेट्स लेते हैं उसकी सेल वैल्यू हमको अफेक्ट नहीं करती है, तो उसको हम एट कॉस्ट दिखाते हैं। इस कंसेप्ट का कनेक्शन एक और कंसेप्ट से जो हम आगे पढ़ेंगे, वो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि सारे जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको एट कॉस्ट वैल्यू करना चाहिए। एट कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस, जितने में आपने खरीदा है उतने पे आप उसको रिकॉर्ड करो। वो कितने में बिक सकता है, आज की वैल्यू क्या चल रही है, बेचूंगा तो कितना मिलेगा, ये सब अफेक्ट नहीं आपको करेगा। क्यों? क्योंकि हम गोइंग कंसर्न है, हमारा धंधा बंद थोड़ी होने वाला है ना, हमने वो चीज बेचने के लिए खरीदी है, तो हम उसके बारे में क्यों सोचे। ठीक है, तो ये होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। फिर सेकंड होता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। मतलब अकाउंटिंग में क्या होता है ना, बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। मेथड्स बोलते हैं उसको, एक हर एक चीज के मेथड्स हो सकते हैं, मल्टीपल वेज हो सकते हैं कोई चीज को करने के। तो आप कौन सा चूज करोगे? आप सीए भी कर सकते हो, सीएस भी कर सकते हो। सीएस में भी आप कोचिंग भी ले सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। तरीके होते हैं ना कोई भी चीज करने के, वैसे अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा तरीके होते हैं, बहुत ज्यादा मेथड्स होते हैं। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये बोलता है कि आप जो चाहो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही करना है, आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। लेकिन एक बार जब आप कोई एक मेथड चूज कर रहे हो, उसको बार बार बदलो मत। रोज नहीं तो आप बोल रहे हो आज मैं सीएस कर रहा हूं, कल बोल रहे हो मैं सीए कर रहा हूं, अरे यार मैं एमबीए की सोच रहा हूं। ऐसा नहीं कर सकते आप। सीएस चूज कर लिया तो आप सीएस ही करो, बिना कोई लॉजिक उसको चेंज मत करो। चेंज कर ही नहीं सकते ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ऐसा नहीं बोलता कि आप चेंज नहीं कर सकते कोई मेथड को, वो कहता है बिना मतलब, बिना रीजन, बिना लॉजिक, बिना बेनिफिट कि आप उसको चेंज मत करो। बने जब तक आप उसको कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर सेम तरीके से चीजों को करो, ताकि वो कंपेरेबल बने। अगर आप सब चीजें बदलते रहोगे अपनी मर्जी के हिसाब से, तो आप ही का बिजनेस, आप ही के बिजनेस के पास से आप उसको कंपेयर नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप बोलोगे यार ये साल में तो मैंने ये मेथड यूज की थी, ये साल में तो मैंने ये मेथड यूज की थी, सब में अलग अलग मेथड यूज की थी, तो आप अपने आप को ही अपने आप से कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो कंपेरेबिलिटी के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अकाउंटिंग के जो पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज का मतलब क्या है? मेथड। जो चीज आप कोई चीज क्या तरीके से करना चाहते हो, आप डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज करना चाहते हो, आप रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहते हो, तो वो जो काफी जगह पॉलिसीज होती हैं, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, तो जो तरीका आप यूज करते हो उसको आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी मानी जाती है। तो जो पॉलिसी आप चूज कर रहे हो, आप ओपन हो,
4 पॉलिसीज हैं या 4 तरीके हैं, तो आप चारों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, लेकिन द मोमेंट यू सिलेक्ट वन पॉलिसी, उसको हर साल कंसिस्टेंटली फॉलो करो, ऐसा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड कंसिस्टेंटली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, हर साल या ईयर ऑन ईयर जब भी आप अकाउंट्स बनाओगे कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करो। पर अगर आपको लगता है कि अगर इंप्रूवमेंट हो सकता है, कोई आपको लगता है कि यार नहीं यार ये मेथड इतनी अच्छी नहीं है, ये मेथड उससे बेटर है, मेरे फाइनेंशियल बेटर बनेंगे, मेरा पीएनएल बेटर बनेगा, बेटरमेंट के लिए आपको लगता है कि मुझे चेंज करना चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हो, आपको कंसिस्टेंसी कंसेप्ट रोकता नहीं है, लेकिन बिना लॉजिक के नहीं करना है। ऐसे ही मूड हो रहा है, ऐसा नहीं, मूड के हिसाब से नहीं, लॉजिक होना चाहिए। अगर आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, बेटर प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो एक एग्जाम्पल दिया है, आपको साइंस वाले हो तो नहीं समझेगा, बट ठीक है, ये आगे जब आएगा तब आपको कनेक्ट हो जाएगा कि डेप्रीसिएशन चार्ज होता है। हम कोई भी फिक्स्ड एसेट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, हम सपोज उसकी लाइफ है 10 ईयर्स, तो आप 10 ईयर्स तक उसको यूज कर रहे हो, यूज करने के लिए खरीदते हैं, तो 10 साल आप लगातार उसको यूज कर रहे हो, तो उसका बेनिफिट आप ले रहे हो और उसकी लाइफ भी तो कम होते जा रही है, तो उस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, कि वो एसेट की वैल्यू कम होते जा रही है और वो आपके लिए लॉस है, एसेट की वैल्यू घटना आपके लिए लॉस है, तो वो लॉस को डेप्रिसिएशन नाम से हम राइट ऑफ करते हैं पीएनएल अकाउंट में। तो ये अब कितना वैल्यू कम हो रहा है ये कैसे पता करोगे, तो इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो उसके मेथड्स होते हैं, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी और भी 4-5 बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मतलब तरीके होते हैं कि आप ये लॉस को कैसे कैलकुलेट करोगे। आए ख्याल में? तो आप फ्री हो, कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन अगर मैंने आज एसएलएम चूज कर लिया, अब कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बोलेगा कि आप हर साल एसएलएम ही चूज करो, कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, तो ये होता है इफेक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। और थर्ड है अक्रूवल कंसेप्ट, ये अजम्पशन है, सोचो, कनेक्ट करो जो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा है, कैश बेसिस पे भी आप अकाउंटिंग कर सकते हो, अक्रूवल बेसिस पे भी अकाउंटिंग कर सकते हो, लेकिन अक्रूवल कंसेप्ट हमारा अजम्पशन है, मतलब बाय डिफॉल्ट हमको अक्रूवल कंसेप्ट ही फॉलो करना है, मैंडेटरी है, अक्रूवल ही फॉलो होता है, अजम्पशन है वो। और अगर आप अक्रूवल फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको अलग से बताना पड़ेगा कि भाई मैं अक्रूवल फॉलो नहीं कर रहा, मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूं। अब आपके ऊपर कौन सी मेथड लागू होगी ये आपका लॉ डिसाइड करेगा, आपका जो भी बिजनेस है उस पे जो भी लॉ है, उस लॉ में क्या लिखा है ये आपको देखना है। तो कंपनीज एक्ट का अगर मैं एग्जांपल दूं, कंपनीज एक्ट लिखता है, लॉ में ही लिखा हुआ है कि कंपनीज को अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करनी है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो अक्रूवल ही ज्यादा चलती है और हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन भी अक्रूवल ही है, मतलब बाय डिफॉल्ट अक्रूवल ही चलता है। ठीक है, और अक्रूवल क्या है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये 3 आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, 3 चीजें मान ली जाती है। पहला है कि आपका लाइफ बिजनेस का इनफाइनाइट है, ये मान के आप अकाउंटिंग करते हो। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है, एक बार आप कोई एक मेथड या तरीका चूज करते हो तो आप कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हो, हम बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि सेम चीज आप फॉलो कर रहे हो। और तीसरा है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, 3 चीजें मान के ही अकाउंटिंग होगी। अब ये अजम्पशन है, कंसेप्ट भी है, अजम्पशन भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो नंबरिंग देते जाओ, ये सब कंसेप्ट्स भी हैं। ठीक है, चलो अब है एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसका इफेक्ट भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लाइन से चलते हैं। ठीक है, अब है मैचिंग कंसेप्ट, नाम में ही मीनिंग है मैचिंग कंसेप्ट, आप मैच कर रहे हो। तो क्या 2 चीजों को मैच करना है, इनकम और एक्सपेंसेस को। अकाउंटिंग जो होती है इसमें एक और कंसेप्ट है, वो पहले पढ़ लेते हैं, वो है पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिसिटी कनेक्टेड है गोइंग कंसर्न से। ठीक है, गोइंग कंसर्न में हमने अभी क्या पढ़ा कि हमारा लाइफ इनफाइनाइट है, तो हिसाब किताब कब करोगे, प्रॉफिट में चल रहा है बिजनेस, नहीं चल रहा है, लेन देन, ये कब देखोगे, इनफाइनाइट, मरते वक्त हॉस्पिटल में हिसाब किताब करोगे कि यार मैं मरने वाला हूं, अब मैंने 50 साल में जो धंधा किया है उसमें मैंने क्या कमाया, देख के जाता
हैंडओवर करके जाता, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो अगर आपका लाइफ इनफाइनाइट है तो क्या हिसाब किताब भी इनफाइनाइट लाइफ के बाद करोगे क्या? नहीं ना। हिसाब किताब की तो एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। धंधा भले चलेगा पीढ़ी दर पीढ़ी, अरे पर बिजनेस प्रॉफिट में है कि नहीं, लेन देन क्या है, ये तो एक छोटे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा ना। तो वो कंसेप्ट बोलता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बोलता है कि एक फिक्स्ड शॉर्ट पीरियड होना चाहिए जिसमें आपको हिसाब किताब यानी फाइनल अकाउंट्स आपको बनाने चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बनाने चाहिए, पीएनएल बैलेंस शीट आपको बनाना चाहिए। तो वो होता है पीरियोडिसिटी। और कन्वेंशन है कि एक साल को माना गया है कि ये सही इंटरवल है जिसमें आपको अकाउंटिंग का मतलब हिसाब किताब करना चाहिए, आपको पीएनएल बैलेंस शीट बना के देखना चाहिए। और यही चीज लॉ में भी काफी जगह लिखी हुई है जिसको आप फाइनेंशियल ईयर नाम से पढ़ोगे। फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ईयर है वो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च पे खत्म होता है। मतलब एक साल 12 महीने का पीरियड होना चाहिए जिसका अकाउंटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ये कहता है कि एक शॉर्ट इंटरवल होना चाहिए जिसमें आपका पीएनएल आपको बनाना चाहिए, हिसाब किताब बना के लेन देन आपको बनाना चाहिए। अब ये कंसेप्चुअली तो कुछ भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 6 भी होता है, 12 भी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अकाउंटिंग एक आर्ट है। तो ये आप कुछ भी ले सकते हो, अकाउंटिंग सेंस में गलत नहीं होता, लेकिन लॉ भी आपको फॉलो करना है। तो आपको कहीं ना कहीं इसके लिए भी लॉ देखना पड़ेगा कि मैं कंपनी हूं तो मेरे लिए क्या अकाउंटिंग पीरियड अलाउड है। अगर वहां कुछ फिक्स लिखा हुआ है तो मुझे वही फॉलो करना पड़ेगा, कि लॉ भी आपको साथ साथ में फॉलो करना है। अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई लॉ है तो आपको फॉलो करना है। और अगर आपके लिए कोई लॉ ही नहीं है, जैसे मैं एक प्रोप्राइटरशिप हूं, प्रोप्राइटरशिप पे कोई लॉ नहीं है, प्रोप्राइटरशिप पे कोई एक सेपरेट लॉ नहीं है कि वो बताए कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो प्रोप्राइटरशिप बिल्कुल फ्लेक्सिबल बिजनेस है, वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। तो प्रोप्राइटर है तो वो 3 महीने का भी बना सकता है, 6 महीने का भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, उसके लिए हर चीज सही है। तो वो कंसेप्चुअली कोई भी पीरियोडिसिटी चलती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बोलता है कि एक फिक्स्ड कंसिस्टेंट टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसके बाद आप पीएनएल बैलेंस शीट बना के देखो। क्लियर है क्या? अब क्योंकि हम पीरियोडिसिटी फॉलो कर रहे हैं, एक एक साल अगर मैं एग्जांपल लूं कि चलो एक एक साल का है, तो एक एक साल में अगर मैं पीएनएल बैलेंस शीट बनाना चाहता हूं, अब मेरा बिजनेस थोड़ी रुकता है। बिजनेस को थोड़ी पता है कि अब 31 मार्च आने वाला है, बिजनेस को थोड़ी पता है कि क्या होने वाला है। बिजनेस तो फिजिकल बिजनेस तो कंटिन्यू चलते रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैचिंग करनी पड़ती है कि परचेसिंग लगातार चल रही है। ऐसा तो है नहीं कि मार्च एंड आ रहा है तो चलो मैं परचेसिंग रोक देता हूं, बिक ही नहीं पाएगा, आज नहीं तो कल बिकेगा, अप्रैल में बिकेगा, मई में बिकेगा। अरे बिजनेस तो कंटिन्यूअस है ना, समझ रहे हो? तो क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू है, आप हिसाब किताब के लिए रोक रहे हो, इसके वजह से क्या होता है ना, चीजें मैच नहीं होती। और कैसा होता है कि खरीदोगे तो ही बेच पाओगे, पहले खरीदते हैं बाद में बेचते हैं, उल्टा तो हो नहीं सकता, पहले बेच देते हैं बाद में खरीद लेंगे, ऐसा तो होता नहीं। कोई भी चीज जो आप जिसका बिजनेस कर रहे हो, पहले खरीदते हैं फिर उसको बेचते हैं। आ रहा है कुछ ध्यान में? बहुत बेसिक चीज है, बिना खरीदे आप कैसे बेचोगे? तो पहले आप खरीदते हो फिर बेचते हो। इससे क्या होता है ना, बेस सेम नहीं रहता, परचेस की क्वांटिटी और सेल की क्वांटिटी अलग अलग ही होगी, खरीदा ज्यादा ही होगा, बेचा कम होगा। इसलिए तो हाथ में कुछ गुड्स आपके पड़े रहते हैं ना, दुकान आपका खाली दिखा है क्या कभी? कोई भी आप दुकान में जाओ, शॉप में जाओ, शोरूम में जाओ, माल ही माल भरा पड़ा है। तो ये माल जो आपके हाथ में पड़ा है ये क्या है? खरीदा हुआ है लेकिन बेचा नहीं है, स्टॉक इन हैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यही बताता है कि परचेस की क्वांटिटी और सेल की क्वांटिटी अलग अलग होती है, तो इसको मैच करना पड़ता है, नहीं तो आपका प्रॉफिट लॉस सही नहीं आएगा। परचेस की क्वांटिटी ज्यादा है, सेल की क्वांटिटी कम है, तो प्रॉफिट सही कैसे हुआ? क्वांटिटी मैच करनी पड़ेगी ना भाई। 1000 यूनिट खरीदे, 1000 यूनिट बेचे, उसमें फिर कितना प्रॉफिट लॉस हुआ? बेस मैच करना पड़ता है क्वांटिटी का। तो वो कंसेप्ट है आपका मैचिंग कंसेप्ट, कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड, क्योंकि बिजनेस एक फ्लो है, वो चलते रहता है। खर्चे का बेस, रेवेन्यू का बेस अलग अलग चलता है, क्वांटिटी अलग अलग चलते रहती है, तो उसको मैच करना जरूरी है ताकि आपका ट्रू प्रॉफिट और लॉस आपको पता चले।
तो वो होता है मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इसी कंसेप्ट को की वजह से हम रिकॉर्ड करते हैं स्टॉक इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक, जो भी बोलो, स्टॉक इन हैंड। और ये स्टॉक इन हैंड हमेशा क्यों रहता है? क्योंकि परचेस की जो क्वांटिटी है वो हमेशा ज्यादा होता है सेल की क्वांटिटी से, और परचेस सेल की क्वांटिटी में जो डिफरेंस है वही आपका स्टॉक होता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट के तहत हम स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं और हम बेस को मैच करते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, यहां दिया हुआ है। सपोज, ठीक है, बिजनेस हमारा कंटिन्यूस चलते रहेगा। अब परचेस का बेस है सपोज 1200 किलो, कोई क्वांटिटी आपने खरीदी है, राइस या कोई भी फूड ग्रेन का आपका बिजनेस है, किराने का दुकान है, आप खरीद के बेचते हो। आपने 1200 किलो खरीदा और उसमें से सिर्फ 1000 बिका है मार्च एंड तक। अब इसका क्या मतलब है? 1200 खरीदा है, 1000 ही बिका है, ओपनिंग सपोज कुछ था नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 200 किलो अभी तुम्हारे पास पड़ा होगा। 1200 खरीद के 1000 बिका तो 200 पड़ा होगा ना, तो वो 200 को आप स्टॉक बोलते हो और वो आप परचेस में से माइनस कर देते हो, ताकि आप 1000 का परचेस को 1000 के सेल से कंपेयर करो और आपको पता चले कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, तो ये होता है मैचिंग कंसेप्ट का इंप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1200 में से 200 का जो खर्चा है वो माइनस कर दूंगा और मुझे पता चलेगा कि 1000 क्वांटिटी खरीदने का खर्चा कितना है। इसी को कहते हैं एडजस्टेड परचेस। जब आप परचेस में से स्टॉक माइनस कर चुके होते हो उसको कहते हैं एडजस्टेड परचेस। ठीक है, तो 1000 क्वांटिटी के परचेस को 1000 क्वांटिटी के सेल से मैं कंपेयर करूंगा और फिर मुझे मतलब वैल्यू कंपेयर करूंगा। परचेस का कॉस्ट कितना है 1000 का, सेल का वैल्यू कितना है 1000 का, और वो सेल वैल्यू को परचेस कॉस्ट से माइनस करूंगा। अगर मैंने ज्यादा में बेचा है तो मेरा प्रॉफिट होगा, कम में बेचा है तो लॉस होगा। ठीक है, क्लियर है क्या? तो एग्जाम्पल है, देखो कि मैं अगर 1000 वाला ही एग्जाम्पल है, शुगर या कोई भी फूड ग्रेन आप ले सकते हो, 10 रुपए में खरीदता हूं और 15 रुपए में बेचता हूं। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंटली पूरे क्वांटिटी पे सेम है, तो 1000 इंटू 10, 10,000 का मेरा खर्चा होगा वैल्यू में 1000 क्वांटिटी का, और 15 रुपए में बेचा होगा तो 15,000 रुपए में मैंने उसको बेचा होगा, तो 15,000 को मैं माइनस करूंगा 10,000 में। ज्यादा में बेचा है, 10,000 में खरीद के 15,000 में बेचा है, ज्यादा में बेचा है, तो जो भी आएगा वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 5,000 का मेरा प्रॉफिट होगा। अब इसमें देखो मैचिंग का क्या हुआ कि बेस सेम था, 10,000 कॉस्ट है कितने का, क्वांटिटी कितनी थी 1000 किलो, और जो सेल है 15,000, वो भी 1000 किलो का सेल वैल्यू है। अगर ये सोचो बेस ही अलग अलग है, 1200 किलो का परचेस है और 1000 किलो का सेल है, तो अमाउंट तो कुछ तो निकल ही जाएगा ना, लेकिन वो सही नहीं होगा क्योंकि आपका बेस ही मैच नहीं हो रहा, क्वांटिटी दोनों की अलग अलग है, तो वो ट्रू प्रॉफिट और लॉस नहीं निकल के आएगा। ट्रू प्रॉफिट तभी होगा जब दोनों का बेस मैच होगा। ठीक है, तो ये पूरा इंप्लीकेशन है मैचिंग कंसेप्ट का। ठीक है, लिखो पॉज करो और लिखो। क्लियर है? सब लिखते जाओ, स्क्रीन पॉज करके लिखते जाओ। तो ये हो गया मैचिंग कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, फिर है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। कि अकाउंटिंग में क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, रेवेन्यू भी बहुत सारी हो सकती हैं, एसेट बहुत सारे हो सकते हैं, आइटम्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि आप उन्हीं चीजों को अलग से दिखाओ, सेपरेट नाम से दिखाओ जो मटेरियल है। मटेरियल मतलब जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके फाइनेंशियल्स पढ़ने वाला है, जो स्टेक होल्डर है, जो रीडर है, उसको जिन चीजों से फर्क पड़ता है। क्योंकि देखो फाइनेंशियल बन क्यों रहे हैं, ओनर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, हमने पूरे स्टेक होल्डर्स पढ़े थे,
और वो स्टेक होल्डर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का या पीएनएल बैलेंस शीट का करते क्या है? अखबार की तरह इसके सिर्फ पढ़ते हैं क्या? नहीं, उनको जो बिजनेस में इंटरेस्ट है, जैसे मैं मालिक हूं तो बिजनेस मेरा है, प्रॉफिट है कि लॉस है मुझे पता करना है, ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि बिजनेस मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, स्केल अप करना है या स्केल डाउन करना है या बंद करना है, मुझे डिसीजन लेना है, तो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं। क्रेडिटर ये देखना चाहता है कि वो माल सप्लाई करे या बंद कर दे या और ज्यादा माल सप्लाई करे। हर स्टेक होल्डर को डिसीजन लेना होता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इंफॉर्मेशन लेके वो अपने अपने डिसीजन लेते हैं। अब क्योंकि वो डिसीजन ले रहे हैं तो आपको उनके नजरिए से देखना होता है कि जो भी इसको पढ़ रहा है उनको क्या चीज से फर्क पड़ता है, उनको जो भी चीज से फर्क पड़ता है वो आपको अलग से दिखाना है, और उनको जो चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता उनको आप क्लब कर लो, जोड़ के दिखाओ, मिला के दिखाओ, कॉमन नाम दे दो, जैसे अदर इनकम्स, अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एसेट, ऐसे आप ग्रुपिंग कर सकते हो। चीजों को अलग से भले मत दिखाओ, चल जाता है, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि मटेरियल आइटम्स को आप सेपरेटली डिस्क्लोज करो। इसका मतलब है कि जो मटेरियल नहीं है उनको आप क्लब करके भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट की वजह से आप पीएनएल बैलेंस शीट जब बनाओगे तो आपको दिखेगा अदर कैटेगरी या मिसलेनियस कैटेगरी। तो ये सीधा सीधा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। तो अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अदर एसेट्स, अदर लाइबिलिटीज, ऐसा आपको काफी सारे नाम आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब इसका एक और इंप्लीकेशन होता है कि लाइन वही है कि फर्क नहीं पड़ता, जो भी चीजों से फर्क नहीं पड़ता वो आप कर सकते हो। जैसे भाई कोई एसेट है, कोई एसेट है, ठीक है, ठीक है, कोई एसेट है। अब एसेट है तो बैलेंस शीट में ही देखना चाहिए, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। फिक्स्ड एसेट क्या है? जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, यूज करने के लिए खरीदा है। पर अगर उस एसेट की वैल्यू बहुत कम है तो कहीं ना कहीं जो अमाउंट इन्वॉल्व होता है उससे फर्क पड़ता है। अगर आप कोई एसेट है 10 करोड़ रुपए का दिखा रहे हो तो मायने रखता है 10 करोड़ रुपए का है, और वही कोई एसेट है कि एसेट है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम है, जैसे कैलकुलेटर, एसेट है, लाइफ तो सालों साल चलती है, लोग सीएस वाले तो 5-5 साल एक ही कैलकुलेटर चलाते हैं। मैंने तो सालों साल चलाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 10-10 साल भी कैलकुलेटर चलते हैं, चलाने वाले होने चाहिए। बट कैलकुलेटर तो हम नकली लेते हैं, 100 रुपए का, 200 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का। अब 500 रुपए का आप एक बैलेंस शीट में एसेट दिखाओगे और उसको डिप्रीशिएट करोगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आपने वो 500 रुपए को पूरा खर्चा मान के पूरा खर्चा मान लिया तो भी किसी का डिसीजन इससे नहीं बदलेगा, क्योंकि अमाउंट इन्वॉल्व बहुत कम है। तो अमाउंट इन्वॉल्व जिन भी चीजों का कम है, कोई भी ऐसे एसेट्स हैं जिनका वैल्यू बहुत कम है, तो उनको आप अलग से भले एसेट नहीं भी दिखाओ तो भी चलता है। आप उनको पूरा एक ही साल में खर्चा मान लो तो भी चलता है। जैसे ये माउस है, 200-250 रुपए के माउस होते हैं, ठीक है, तो लाइफ होती है लंबी, एसेट दिखा सकते हैं पर उनको हम खर्चा मान लेते हैं एक ही साल में और उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं मटेरियलिटी कंसेप्ट का ही एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो कैलकुलेटर आपको बहुत ज्यादा ये एग्जाम्पल आएगा, ठीक है, उसकी लाइफ ज्यादा है, टेक्निकली अकाउंटिंग के हिसाब से वो एक एसेट है, बैलेंस शीट में आपको दिखाना चाहिए, बैलेंस शीट में ऐसे कैलकुलेटर आना चाहिए 100 रुपए, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। बैलेंस शीट में छोटे छोटे ऐसे आइटम्स आप लिख रहे हो वो अच्छा नहीं लगता और फर्क भी नहीं पड़ता किसी को, तो उसको हम क्या करते हैं, खर्चा मान लेते हैं एक ही साल में, पूरा एक ही साल में डिप्रीशिएट कर देते हैं, खर्चा मान लेते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, किसी का डिसीजन इससे नहीं बदलता, तो ये अलाउड है। क्लियर है क्या? तो ये है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये जो इफेक्ट हमने पढ़ा ये प्रेजेंटेशन था, ठीक है, प्रेजेंटेशन, और ये एक ट्रीटमेंट था, तो अलग अलग ऐसे इंप्लीकेशन है। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, एक और कॉन्सेप्ट होता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ड्यूअल का मतलब ही पता है आपको, दो। तो हर ट्रांजैक्शन, हर इवेंट जो भी आप रिकॉर्ड करते हो, हर ट्रांजैक्शन इवेंट में अल्टीमेटली दो इफेक्ट्स होते हैं।
दो ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिन पे फर्क पड़ता है, जो अफेक्ट होते हैं फाइनेंशियली, और इसी कंसेप्ट के हिसाब से आपका जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है वो इसी से बनता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये इक्वल टू का ही मतलब है ड्यूअल एस्पेक्ट, कि डबल इफेक्ट होता है। अगर लाइबिलिटी का मतलब क्या है, आपने पैसे लिए हैं, कैपिटल का मतलब क्या है, ओनर ने पैसे डाले हैं, मतलब बिजनेस ने तो लिए ही है ना। आपने लाइबिलिटीज बाहर वालों से पैसे लिए, आपने ओनर से पैसे लिए, अब ये पैसे गए कहां, आपने एसेट में डाले होंगे ना। तो जितना पैसा आपने लिया है एग्जैक्टली उतना ही आपका एसेट होना चाहिए, कम ज्यादा हो ही नहीं सकता, नहीं तो पैसे गए कहां, आए हैं तो कहीं लगे भी तो होंगे ना। ड्यूअल एस्पेक्ट, आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगे होंगे, तो ये इक्वल होता है हमेशा, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन होता है जो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से ही बनता है, और इसी कंसेप्ट की वजह से भी जो डेबिट और क्रेडिट होता है उसकी भी टोटल हमेशा इक्वल ही आती है। जर्नल बोलो, लेजर बोलो, ट्रायल बैलेंस बोलो, बैलेंस शीट बोलो, पीएनएल बोलो, जहां भी डेबिट क्रेडिट होता है उसका टोटल हमेशा मैच होना चाहिए। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट एंड फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज अ डेबिट, ये बोलता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ठीक है। क्लियर है क्या? तो डेबिट को हम लिखते हैं डीआर और क्रेडिट को लिखते हैं सीआर, ठीक है। इसके जो आई थिंक लैटिन या कोई तो वर्ड्स होते हैं तो वो होता है डिबेर और क्रेडर, ये वर्ड से डिराइव किया है डेबिट और क्रेडिट को इंग्लिश में। तो ये डीआर और ये सीआर, ऐसे डेबिट क्रेडिट डीआर सीआर, इसके शॉर्ट फॉर्म, उसके एब्रीविएशन यहां से डिराइव हुए हैं, ठीक है। तो डिबेर और क्रेडर वर्ड से ये बने हैं, डेबिट और क्रेडिट। क्लियर है क्या? और एक मैंने बताया था आपको कॉस्ट कंसेप्ट, जो एसेट्स पे लागू होता है, मोस्टली फिक्स्ड एसेट्स पे, कि फिक्स्ड एसेट्स को क्या बेस पे वैल्यू कर सकते हैं। आप पढ़ोगे वैल्यूएशन बेसिस, ठीक है, अलग से पढ़ेंगे अपन, कि वैल्यूएशन या मेजरमेंट करने के बहुत ज्यादा बेसिस होते हैं। एक उसमें से होता है कॉस्ट, यानी जितने में आपने खरीदा, परचेज प्राइस। एक होता है रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब बेचूंगा तो कितना मिलेगा। ऐसे और दो तीन और होते हैं, ठीक है। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो दो ही होते हैं, कितने में खरीदा, बेचूंगा तो कितना मिलेगा, ऐसे दो बेस हो सकते हैं। तो कॉस्ट कंसेप्ट के वजह से हम फिक्स्ड एसेट्स को कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं। आए ख्याल में? कॉस्ट कंसेप्ट भी बोल रहा है कि कॉस्ट पे वैल्यू करो, और कॉस्ट पे ही क्यों वैल्यू करो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, क्योंकि हमको बिजनेस बंद ही नहीं करना है, तो मैं सेल वैल्यू के बारे में क्यों सोचूं। वो चीज मैंने बेचने के लिए खरीदी ही नहीं है, वो तो यूज करने के लिए खरीदी है, और लाइफ इनफाइनाइट है, तो उसकी सेल वैल्यू से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और सेल वैल्यू तो रोज बदलेगी, तो क्या मैं रोज उसकी वैल्यू बदलते बैठूंगा? नहीं, एट कॉस्ट उसको मेजर करूं, जितने में मुझे पड़ी मैं उतने में उसको रिकॉर्ड करूंगा। तो ये होता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से फिक्स्ड एसेट्स को एट कॉस्ट यानी कि परचेस प्राइस पे वैल्यू किया जाता है। और परचेस प्राइस में देखो कुछ पॉजिटिव्स हैं। परचेस प्राइस क्या है? एक्चुअल प्राइस है, वो कोई काल्पनिक प्राइस नहीं है। खरीदूंगा तो कितने में खरीदूंगा ऐसा थोड़ी है, एक्चुअली खरीदी हुई है, एक्चुअल वैल्यू है, उसका आपके पास बिल है, इनवॉइस है, उतने एक्चुअल पैसे चुकाए गए हैं। इस वजह से कॉस्ट कंसेप्ट बेटर होता है, क्योंकि वो एक्चुअल होता है, उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सेल वैल्यू तो बेचा थोड़ी, आप तो वापर रहे हो ना, बेचूंगा तो कितना मिलेगा ये होता है रियलाइजेबल वैल्यू। बेचा थोड़ी है, बेचूंगा तो कितना मिलेगा, कब बेचोगे, कहां बेचोगे, सबसे वैल्यू बदलते रहती है, इसीलिए वो रियलाइजेबल वैल्यू बेस ज्यादा बेटर नहीं होता, क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो वैल्यूएशन बेसिस में मैं आपको बहुत डिटेल में तब बताऊंगा कि कितने बेसिस हैं, हर बेस क्या कहता है और कौन सा बेस सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये है आपका कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। लिखते जाओ, जहां जहां मैं स्क्रीन आपको दे रहा हूं आपको खुद लिखते जाना है, ठीक है। कॉस्ट कंसेप्ट क्लियर है क्या? फिर एक जो हम पढ़ चुके हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिखते जाता हूं मैं यहां पे, मनी मेजरमेंट
कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स मनी में मेजरेबल है उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। जो चीजें मनी में मेजरेबल नहीं है उनको अकाउंटिंग में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है यार्डस्टिक, बैरोमीटर, कि मनी का एक बैरोमीटर हमेशा लगा हुआ रहेगा। और मनी हमारे लिए क्या है? रुपीस। इंडिया में है तो इंडिया में मनी का मतलब क्या निकलेगा? रुपीस। ठीक है, क्लियर है क्या? तो अभी मोटा मोटी इतने हैं, और भी एक दो कंसेप्ट्स हैं वो भी चलो बता ही देता हूं मैं। एक होता है आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोलता है मेनली लॉसेस को लेके, और ये जो है फ्यूचर को लेके है। नॉर्मली आप देखोगे अकाउंटिंग पास्ट की होती है, जो हो चुका है उसको रिकॉर्ड करते हैं, जो होने वाला है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकाउंटिंग इज अबाउट पास्ट ट्रांजैक्शंस एंड पास्ट इवेंट्स। आए ख्याल में? फ्यूचर का नहीं होता है इफेक्ट, फ्यूचर को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये उसका एक्सेप्शन है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है कि अगर फ्यूचर में आपको लॉस हो सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि लॉस हो सकता है कोई भी इवेंट से या कोई भी चीज से, तो उसको आप आज ही रिकॉर्ड कर लो। आज ही मान लो कि आपको नुकसान हो गया है। आप वेट मत करो कि नुकसान होगा तो रिकॉर्ड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इसी को कहते हैं कंजर्वेटिज्म, कि कंजर्वेटिव रहो, मतलब मान लो कि हो गया है और उसी तैयारी में रहो। बेसिकली आपको तैयार करता है। नहीं तो क्या होगा? देखो, सपोज मुझे लॉस हो सकता है, मैंने उसको इग्नोर किया, तो क्या होगा? आज मैं मजे करूंगा, आज मैं खर्चे करूंगा, मैं वो लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए पैसे सेव ही नहीं करूंगा, पूरे पैसे ही खर्च कर डालूंगा। और फिर जब वो लॉस आएगा तो मैं बेयर नहीं करूंगा, बेयर कर नहीं पाऊंगा, तो मेरा हो सकता है बिजनेस ही बंद हो जाए। तो ये कंजर्वेटिज्म है कि बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, बिजनेस को सेफ रखना है। तो अगर मैं फ्यूचर का लॉस है, अब हुआ तो है नहीं, मान लो कि हो गया है, उसका मतलब क्या है? कि मुझे आज किसी को पैसे देने थोड़ी है, लॉस हुआ थोड़ी है, मैं सिर्फ मान रहा हूं कि हो रहा है। मान रहा हूं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? कि आप पैसे अलग कर दो। बच्चा मेरा है अभी 8 साल का, पता है कि पढ़ाई करेगा, फर्दर एजुकेशन है, इतने साल बाद इतना खर्चा लगने वाला है, तो मैं आज की कमाई को ही सेट असाइड करूं ना भाई। आज बढ़िया मैं मौज कर रहा हूं, घूम रहा हूं, मॉरिशस जा रहा हूं, यूएस जा रहा हूं, पैसे पूरे खर्च कर डाले। और बच्चे की पढ़ाई का जब खर्चा आया तो मेरे पास पैसे ही नहीं है, हो गया फिर वो पढ़ाई लिखाई उसकी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिजनेस में ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी नुकसान अगर आपको आने वाला है तो उसको मान लो कि आज वो हो चुका है, मतलब आज का प्रॉफिट जो है, आज की जो कमाई है, आज का जो पैसा है, उतना पैसा अलग कर दो। वो आज आप कहीं और यूज नहीं कर सकते, वो उसके लिए जमा करके रख दो। और अगर हुआ लॉस तो एब्जॉर्ब कर लेना, नहीं हुआ तो पैसे तो बच ही रहे, सेव हो रहे ना, किसी को दिए थोड़ी है, आपके बिजनेस में ही है, सिर्फ अलग कर लो। अलग करने को बोलते हैं कि मान लो कि लॉस हो गया है। तो ये फ्यूचर से रिलेटेड है और लॉसेस से ही रिलेटेड है। फ्यूचर में सर अगर हमको कोई गेन होने वाली है तो, अब पहले तो मैं वो बता दूं, एक होता है एक्सपेंसेस, एक होता है लॉस। फर्क क्या है? एक्सपेंसेस वो चीज है जिसमें आपको कोई बेनिफिट मिलता है, कुछ मिला है, सैलरी, रेंट, ठीक है, सब में आपको बेनिफिट्स मिले और उसके बाद वो आपका खर्चा हुआ है। लॉस में आपको कुछ नहीं मिलता है, जैसे लॉस बाय फायर, आग ही आग मिलेगी आपको। लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब लॉसेस हैं, इसमें कुछ मिला नहीं है। वन साइडेड आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई, एसेट खत्म हो गए, उनकी वैल्यू जीरो हो गई है। तो जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है, एसेट पूरा जीरो हो जाता है, उसको आप कहते हो लॉसेस। ठीक है, तो उसमें मिलता कुछ नहीं है, वो इवेंट से बेसिकली जनरेट होता है। तो ये फर्क होता है। और ऐसे ही इनकम एंड गेन्स होता है। इनकम कब होती है? जब आप बेनिफिट देते हो, इसको कमाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, गुड्स बेचना पड़ता है, सर्विसेज देनी पड़ती है, तब जाके आपकी इनकम होती है। लेकिन बिना कुछ किए अगर आपको मिल गया तो, जैसे आपकी लॉटरी लग गई या कोई भी टाइप का आपका गेन हो गया,
तो वो होता है गेन, बिना कुछ किए आपको मिल रहा है, दैट इज अ गेन। ठीक है, तो ये बेसिक आपको वर्ड्स का जो डिफरेंस है पता होना चाहिए। लिख लो। ठीक है, तो ये सिर्फ लॉसेस पे है और वो भी फ्यूचर के। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको अप्लाई करना है। अब इसी का एक पैरेलल यूनिवर्स है, उसको कहते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। कि अगर सर फ्यूचर में मेरी गेन होने वाली है तो क्या उसको भी मान लूं आज हो गई है और आज पार्टी बनाऊं? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इसमें बिजनेस का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपने मान लिया कि गेन हो गई है और उसके हिसाब से आपने कमिटमेंट्स कर डाली, वो बाबूराव टाइप, कल आ जाना पैसे ले लेना, वो बाबूराव को अभी तक पैसे मिले ही नहीं है, मिलते ही नहीं है, पिक्चर में आपको देखा होगा। ठीक है, तो बाबूराव टाइप नहीं करना है। बाबूराव के साथ जो हुआ है वो यहां ऐसा न हो बिजनेस के साथ, इसलिए ऐसा कंसेप्ट बनाया गया है रियलाइजेशन। तो फ्यूचर में अगर गेन होने भी वाली है, आपको लगता है, प्रोबेबल है, इग्नोर मारो। ये कंसेप्ट क्या बोलता है? इग्नोर इट। कब तक? जब तक एक्चुअली वो गेन रियलाइज नहीं होती, इसलिए नाम है रियलाइजेशन। कि गेन तभी रिकॉर्ड करो जब वो रियलाइज हो जाए, जब तक वो रियलाइज नहीं हो रही है तब तक आप उसको रिकॉर्ड मत करो। रियलाइज होने का मतलब क्या है? मिल जाना या मिलने का राइट रिसीव हो जाना। जैसे लॉटरी आपकी लग गई है तो पैसे तो मिल ही जाएंगे ना, वो लॉटरी आपके पास है और नंबर जो है वो वही वाला है जो आपके पास है, तो अब तो मतलब आप रिसेबल क्रिएट हो गया ना। तो जब भी वो रिसेबल हो जाए या मिल जाए तब आप उसको रिकॉर्ड करो। जब तक वो रियलाइज नहीं होती तब तक उसको इग्नोर करो, उसको रिकॉर्ड मत करो। ठीक है, क्योंकि होगा क्या, गेन मान ली तो आप आज से ही कमिटमेंट्स करते जाओगे, आज से ही खर्चे बढ़ा दोगे और आगे चल के अगर वो गेन हुई नहीं तो फिर डूब जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ये दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स बनाए गए हैं अकाउंटिंग में, कंजर्वेटिज्म एंड रियलाइजेशन। लिखो। ठीक है, तो अभी इतना काफी है। कॉन्सेप्ट्स, अजम्पशंस मैंने बता दिए, कौन कहां क्या अप्लाई होता है आपको बता दिया है। अब जब हम एक्चुअली अप्लाई करेंगे तो वो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, तब आपको एक्चुअली और क्लैरिटी आएगी और अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा देखो ऐसा कर रहे हैं तो ये कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो वो जर्नल एंट्रीज पास करते समय हम और डिटेल में इसको कनेक्ट करेंगे और यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में मैं अब जो स्टेजेस हमने पढ़ी हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, वो हम आगे बढ़ाएंगे और हम पहला स्टेप स्टार्ट करेंगे रिकॉर्डिंग, यानी जर्नल एंट्री हम स्टार्ट करने जाएंगे नेक्स्ट पार्ट से। फाइनली जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे और जर्नल एंट्रीज पढ़ाते पढ़ाते फिर मैं और भी चीजें जो जो होंगी वो मैं पैरेलली साथ साथ में पढ़ाते बैठूंगा, कि सिर्फ थेरी भी, ठीक है ना, आपको समझेगा नहीं जब तक उसको आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो वीडियो लाइक जरूर करना और सीरीज को अच्छे से आखिरी तक फॉलो करना, बहुत फायदा आपको होगा। और अभी तक का अगर आपने तीनों चारों पार्ट्स देखे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है जरूर आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच।